नमस्कार, संगम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने कार्यकाल के 4.5 साल पूरा करने पर विकास उत्सव मना रही है। प्रयागराज में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ने सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान महेंद्र सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने विकास के नए आयाम खड़े किए हैं। यूपी में उभरते भारत का नया उत्तर प्रदेश उभर कर सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चारों ओर विकास हुआ है। प्रदेश में पहले से कायम जंगलराज का खात्मा हुआ है। भय और भ्रष्टाचार से मुक्त और विकास से युक्त उत्तर प्रदेश बना है। भारत सरकार की सभी 44 योजनाओं को धरातल पर लागू करने में यूपी पहले नंबर पर पहुंचा है। मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश में विकास की गति को बढ़ाया गया है। विशेषकर नौजवानों को 4.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। 35 लाख नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिली है। सड़कों का जाल पूरे प्रदेश में बिछाया गया है। यूपी के शहरी और ग्रामीण इलाकों में अंधेरे से मुक्ति दिलाई गई है। पूरे यूपी आज 42 लाख बिजली लोगों को मिल रही है। पीने के लिए प्रधानमंत्री के जल जीवन मिशन पर भी अभूतपूर्व कार्य हो रहा है। 42 लाख लोगों को यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान मिले हैं। 2 करोड़ 61 लाख शौचालय उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए हैं। 1 करोड़ 67 लाख लोगों को मुफ्त में गैस कनेक्शन मिला है। 1 करोड़ 39 लाख लोगों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन मिला है। यूपी के किसानों को कृषि सम्मान निधि के 2 करोड़ 53 लाख लोगों को मिले हैं। 86 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया गया है। 36,000 करोड़ रुपए इसके लिए सरकार की तरफ से व्यय किया गया। 1,44,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का भुगतान किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 15 करोड़ लोगों को यूपी में राशन वितरण किया गया है। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा है कि यूपी में कोविड के दौरान मैनेजमेंट को लेकर भी अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, जिसकी सराहना देश ही नहीं बल्कि विश्व में हुई। उन्होंने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है। उन्होंने दावा किया है कि 2022 में विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी सूबे की 350 से अधिक सीटों को जीतकर पुनः यूपी में सरकार बनाएगी। 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश ने बहुत प्रगति किया है। चतुर्दिक विकास हुआ है, सुशासन स्थापित हुआ है, जंगल राज का समापन हुआ है, भय और भ्रष्टाचार से मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है, विकास से युक्त उत्तर प्रदेश बना है। और पूरे भारत के अंदर सभी स्कीमों में जो 44 स्कीमें हैं उसमें सब में उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर है। हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने क्रांति किया है और मैं समझता हूं कि 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश अगर आप देखेंगे तो सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण विकास की गति को बढ़ाया है। और विशेष करके जो नौजवानों को रोजगार प्राप्त हुआ है, 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। 35 लाख नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी प्राप्त हुई है। सड़कों का जाल बिछा है। अंधेरे से उत्तर प्रदेश को मुक्ति मिली है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली आती है और पीने के लिए पानी के जो जल जीवन मिशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है उस पर भी अभूतपूर्व काम हो रहा है। 42 लाख लोगों को सरकारी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान मिले हैं। 2 करोड़ 61 लाख शौचालय उत्तर प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन में बनाया गया है। 1 करोड़ 67 लाख लोगों को मुफ्त में गैस का कनेक्शन मिला है। 1 करोड़ 39 लाख लोगों को विद्युत का कनेक्शन मुफ्त में परिवारों को मिला है। और जो हमारे उत्तर प्रदेश के किसान हैं, किसान सम्मान निधि के कारण से 2 करोड़ 53 लाख लोगों को किसान सम्मान निधि प्राप्त हुई है और 86 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, जिसमें 36,000 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। और इसी तरीके से 1,44,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का भुगतान किया गया है। और अभी जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को राशन वितरण किया जा रहा है उसमें 15 करोड़ लोगों को केवल उत्तर प्रदेश में राशन का वितरण किया जा रहा है। यानी हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रहा है। कोरोना के दौरान उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया, जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया ने किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया, ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने किया और दिन प्रतिदिन अभी 9 करोड़ लोगों का टीकाकरण उत्तर प्रदेश में किया जा चुका है। तेजी के साथ इसमें भी काम चल रहा है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा के कारण से
सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसी का परिणाम है कि 2014 में जनता ने मोहर लगाया, 2017 में मोहर लगाया, 2019 के चुनाव में जनता ने मोहर लगाई, अपना समर्थन दिया है, उपचुनाव में दिया, पंचायत चुनाव में दिया और 2022 के चुनाव में भी हम लोग 350 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और फिर से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी यूपी के प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह की उपस्थिति में सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस व बीजेपी और सपा के तीनों नेताओं ने अपने अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी का दामन थामा। अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व निदेशक, कांग्रेस के नेता कन्हैया लाल, पूर्व IAS अधिकारी व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष राम रक्षा द्विवेदी के सुपुत्र भाजपा नेता शिव प्रकाश द्विवेदी और सपा नेता जमाल अफजल ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। उसके बाद तीनों सदस्यों ने पार्टी के प्रभारी संजय सिंह व प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अल्ताफ अहमद का आभार व्यक्त किया और बोले कि कई दिनों से दिल व मन आप में आने के लिए मचल रहा था और आज अंततः आप पार्टी में शामिल हो गए। आप मूलभूत मुद्दों की राजनीति करती है, आपसे अच्छी कोई पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी में शामिल होकर बहुत खुश हूँ। उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि आगामी 30 सितंबर को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया प्रयागराज आएंगे और शिक्षा की बात मनीष सिसोदिया के साथ के कार्यक्रम में वरिष्ठ शिक्षाविदों व छात्रों से रूबरू होंगे। संजय सिंह ने आगे कहा कि प्रयागराज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक, आध्यात्मिक और शैक्षिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक नगरी है, जहां पर मनीष सिसोदिया आकर शिक्षा पर बात करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में क्या मॉडल होना चाहिए। ज्ञात है कि आज दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने विश्व स्तर पर पहुंचाने का कार्य किया है। इसी मॉडल को उत्तर प्रदेश में कैसे लागू हो सकता है, इसकी चर्चा छात्रों और बुद्धिजीवियों के मध्य करेंगे। के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी क्या उपलब्धियां गिनाएगी। हाथरस कांड की उपलब्धि गिनाएगी, जिसमें एक गरीब की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया जाता है। शिक्षा मित्र सुहागिन महिलाओं को अपने सिर मुड़वाने पड़ते हैं इसी उत्तर प्रदेश में। नौजवानों को लाठियां खानी पड़ती है, जेल में जाना पड़ता है। कस्तूरबा में वंचित समाज की पढ़ने वाली बच्चियों के नाम पर खाने का पैसा, स्टेशनरी का पैसा निकाल के 9 करोड़ रुपए कोरोना काल में जब बच्चियां विद्यालय में थी ने उनके नाम पर निकाल लिया गया। 8 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया। 12,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55,000 में खरीदा गया। हमारे उन घोटालों के आरोपों की शिकायत जब मैंने लोकायुक्त में की तो नोटिस हुई है सरकार को। सरकार के मंत्री जल जीवन मिशन में अधिकारियों के साथ मिलकर हजारों करोड़ का घोटाला कर रहे हैं। एस्टीमेट बना नहीं, टेंडर हो गया। ऐसा घोटाला आपने कभी सुना नहीं होगा। NRHM से बड़ा घोटाला जल जीवन मिशन में उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। और जिस प्रयागराज में मैं बैठा हूँ, यहाँ की उपलब्धि भी गिना है। कुंभ के नाम पर जिसमें करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, कभी प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे चंदा को चोरी करते हैं, कभी कुंभ के आयोजन के नाम पे घोटाला करते हैं। स्कूटर कार के नंबर पर ढुलाई करने का काम सरकार करती है। चारा घोटाले को भी पीछे छोड़ दिया आदित्यनाथ जी की सरकार ने, ऐसा कुंभ घोटाला किया है। तो इसलिए 4.5 साल में इनके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी एक मुकदमा मंत्री बन गए हैं। 16 मुकदमे मेरे ऊपर लिखवाए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिखवाया, क्या क्या नहीं किया। पार्टी का दफ्तर हमारे बंद करवा दिया। लेकिन हम लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, मुकदमों की चिंता किए बगैर, उत्पीड़न की चिंता किए बगैर। कोई उपलब्धि। यूपी में विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही सियासी पार्टियों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आगामी 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नवनिर्माण पार्टी प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर दमदारी से लड़ेगी, जिसकी रूपरेखा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष MP कौशिक के साथ तय हो गई है। ये बातें आज नवनिर्माण पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रत्नाकर शुक्ला ने मीडिया से मुखातिब होते हुए एक प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी 2022 चुनाव में हमारी पार्टी कुछ विशेष मुद्दों को लेकर मैदान में उतर रही है, जिसके आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे। नवनिर्माण पार्टी चुनाव में किसी भी सांसद, विधायक या किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं देगी। हमारा पूरा फोकस युवा वर्ग को आगे बढ़ाने का है और प्रयास ये भी रहेगा कि इसमें महिलाओं की भागीदारी का अनुपात भी अन्य पार्टियों से भिन्न हो।
नवनिर्माण पार्टी में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सांसद विधायक बनाने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है, क्योंकि अन्य पार्टियों में युवाओं को मेन स्ट्रीम में नहीं रखा जाता, वहाँ सिर्फ वो कार्यकर्ता तक सीमित रह जाते हैं, जबकि हमारी पार्टी 45 से कम उम्र को भी तवज्जो देकर उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। शिक्षा के गिरते स्तर पर और स्वास्थ्य को लेकर हम बहुत गंभीर हैं और पार्टी का स्पष्ट एजेंडा है कि प्रदेश में समान शिक्षा प्रणाली व्यवस्था लागू हो। हमारी सरकार में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर नौजवानों को भी विभिन्न प्रकार के आवेदन फॉर्म भरने हैं, जिसमें उन्हें राहत देने का प्रयास रहेगा। दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा स्वास्थ्य है, जिसके लिए हम कटिबद्ध हैं और नवनिर्माण पार्टी अगर सरकार में आती है तो स्वास्थ्य सेवाओं को और भी बेहतर बनाने के लिए तहसील स्तर पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोले जाएंगे, जिससे जनता को उनके इलाके में त्वरित उपचार मिल सके और लोगों की जान बचाई जा सके। देखिए, ये हमारी जो पार्टी है नवनिर्माणी पार्टी, ये हमारी राष्ट्रीय पार्टी है और इसमें सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि 50% महिलाओं को आरक्षण सीटों पे दिया जा रहा है, जो अभी तक किसी पार्टी ने नहीं दिया है। मैं महिला हक की बात करती हूँ, मैं कोरोना के बाद में आई समस्या जो जनता के बीच खड़ी हुई है, महंगाई की बात करती हूँ, मैं शिक्षा की बात करती हूँ, मैं स्वास्थ्य की बात करती हूँ और मैं प्रदेश में उत्तर प्रदेश महिला अध्यक्ष हूँ इस पार्टी से। तो मैं ये चाहूँगी कि मैं महिलाओं को जोड़ूँ, क्योंकि इस समय महिलाओं की स्थिति सबसे ज़्यादा हमारे समाज में दयनीय है और थाने में जाती है महिलाएं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं खुद भी एक पेशे अधिवक्ता समाज से जुड़ी हुई हूँ। मेरा आम अधिवक्ता भी इस पेशे में कोरोना के कारण बहुत परेशान हुआ है और सरकारें सिर्फ गुमराहबाजी कर रही हैं, लोगों को गुमराह कर रही हैं, डरा रही हैं। अपनी बात अगर हम स्वतंत्रता से नहीं कह सकते हैं तो ये हमारे समाज के लिए बहुत ही बुरा है और इसको हम लोग जागरूक नागरिक के तरीके इस पार्टी का सहयोग करें। कुछ तो अच्छा हो हमारे समाज के लिए, कुछ तो अभी तक जनता के पास विकल्प नहीं था। अब एक छोटी पार्टी के रूप में भले ही हम लोगों पर एक विकल्प बन के आ रहे हैं, तो मैं जनता से यही अपील करूंगी कि मुझे सहयोग किया जाए, हमारी पार्टी को सहयोग किया जाए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज संगम किनारे स्थित लेटे हनुमान मंदिर में आरती कर देश की जनता के कल्याण के लिए कामना की। केशव प्रसाद मौर्य अपने पूरे परिवार के साथ आज अनंत चतुर्दशी के मौके पर संगम पहुंचे, जहां उन्होंने त्रिवेणी में स्नान करने के बाद लेटे हनुमान मंदिर में हनुमान जी का दर्शन किया और उनकी आरती भी की। इस मौके पर भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। संगम तट पे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने स्नान किया और लेटे हनुमान जी, बड़े हनुमान जी मंदिर में आकर के उन्होंने दर्शन किया। और आज अनंत चतुर्दशी है, आज का बहुत ही शुभ दिन है। अधिकांशतः गणेश जी का विसर्जन भी आज के दिन होता है। प्रयागराज शहर के सदियापुर इलाके में जमुना के बरगद घाट में आज से गणपति की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। आज बड़ी तादाद में गणपति के भक्त अपने अपने घर एवं महलों में स्थापित गणपति की प्रतिमाओं को लेकर बरगद घाट पहुंचे। गणपति के भक्त पूरे रास्ते उत्साह से लग रहे थे और वो गुलाल से होली खेलते गाते बजाते बरगद घाट पर पहुंचे। बरगद घाट पहुंचने के बाद उन्होंने गणपति की प्रतिमा का ये कहते हुए विसर्जन कर दिया कि अगली बार वो जल्दी आएं। अभी खबरों में बस इतना ही। संगम न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नमस्कार।